नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जारी किए विस्तृत विज्ञापन के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम स्कूल लेक्चरर के ऊपर बातचीत करेंगे कि यदि आप स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं, जिसको कि हम सेकेंड ग्रेड टीचर कह सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पीजीटी और अन्य जगहों पर जो 11वीं 12वीं के शिक्षक हुआ करते हैं, उनको राजस्थान में एक अलग नाम से बोला जाता है, सेकेंड ग्रेड स्कूल टीचर या सीनियर स्कूल टीचर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो विज्ञापन आया हुआ है, इसमें कुल 27 विषयों में विज्ञापन निकला हुआ है। 3225 पद हैं, लेकिन हम हिंदी विषय को फोकस करते हुए बातचीत करेंगे कि इसमें कुल कितनी सीटें हैं, योग्यता क्या रहेगी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, आयु सीमा कितनी है, चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी और एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। इन सभी चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अंत तक आप इसको समझेंगे, समझने के बाद फॉर्म को भरेंगे, फॉर्म को भरने के बाद तैयारी में लग जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी विषय में कुल 710 पोस्ट जारी किए गए हैं, यानी कि एक मौका आप सभी के पास है कि मेहनत कर रहे हैं तो स्कूल लेक्चरर के रूप में आपका चयन हो सकता है। तो सीट आप देख लिए 710 है। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर तमाम चीजें लिखी गई हैं। एक चीज लिखा गया कि राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। तो यहाँ पर पहले ही थोड़ा सा कैटेगरी के बारे में बताया गया कि अगर ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो फिर उनको यूआर की तरह सामान्य प्रक्रिया से भरने की कोशिश की जाएगी। तो ये देख लीजिए, बाकी सारी चीजें पहले जैसे ही हैं। अब हम बात करते हैं कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं क्या हो सकती हैं। आप उन योग्यताओं को रखते हैं कि नहीं रखते हैं। यदि आप हिंदी विषय से स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके साथ ही बीएड आपके पास होना चाहिए, यानी कि एमए और बीएड है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हिंदी विषय से एमए और फिर बीएड, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि पोस्ट ग्रेजुएट आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर यदि आपने एमए कर लिया है और बीएड कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ एमए और बीएड की ही जरूरत। कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या टेट सी टेट इस सब की जरूरत है, रीट की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आप सामान्य रूप से एमए और बीएड किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। आपके पास जो भी शैक्षणिक अर्हता होगी, जो योग्यता होनी चाहिए, अब वो कब तक की होनी चाहिए। लिखा गया, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि यदि आप अपीयरिंग में, मान लीजिए आपने बीए के बाद बीएड कर लिया, फिर आप एमए कर रहे हैं और अंतिम सेमेस्टर में है तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया गया कि एग्जाम तिथि के या फिर जो परीक्षा है उसके पूर्व तक आपके पास सभी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें, यदि आपने एमए कर लिया है और एमए के बाद बीएड कर रहे हैं और बीएड के अंतिम सेमेस्टर में है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन परीक्षा के पूर्व आपका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए, यानी कि अपीयरिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी यहाँ पर मौका है, ठीक है। यहाँ पर वेतन का रनिंग पे बैंड दिया गया है और लेवल 12 में है, ठीक है। ग्रेड पे 4800। राज्य सरकार के नियमानुसार प्रोबेशन पीरियड नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। राजस्थान में ये है कि जब तक आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसका एक फिक्स पे होता है, उसी के हिसाब से
आपको सैलरी दी जाती है, बाद में जब आपकी नौकरी कंफर्म होती है तो फिर फुल पेमेंट मिलना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ नियम बनाए गए वहाँ पर स्पेशली राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसको भी आप देखिए। अभी आपको सैलरी पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता को कंप्लीट करना है। इसके बाद आयु सीमा आप देखिए, आयु सीमा बताया गया कि 1/1/2026 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र 21 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए और फिर 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आयु सीमा निर्धारित किया गया है 21 साल से लेकर 40 वर्ष तक। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। इसके हिसाब से आप इस आयु सीमा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अन्य कैटेगरीज में छूट भी दी गई है। जैसे आप राजस्थान से जुड़े हुए हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के पुरुष को कुल 5 वर्ष की छूट दी गई। यानी कि जो 40 वर्ष की बात की जा रही थी वो बढ़ के कितनी हो गई, 45 वर्ष हो गई। इसी तरीके से महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि 50 साल की महिलाएं भी फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, अगर कैटेगरी में है तो सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला को 5 साल का मौका दिया गया है, यानी कि 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, विधवा एवं विच्छिन्न विवाह यानी कि डाइवोर्स हुआ है, तलाक हुआ है, तो इसकी अधिकतम आयु सीमा नहीं है, जितना भी होगा आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आयु सीमा में छूट थी, उसको आप जरूर ध्यान रखिए। मोटे तौर पर तो 21 से 40 साल है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में है तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है। इस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है, उसी हिसाब से आप कीजिए। यहाँ पर बताया गया कि अगर आपका तलाक हुआ है या फिर कुछ हुआ है तो यहाँ पर आपको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और तलाक का पूरा देना पड़ेगा बढ़िया से। ये नहीं कि विज्ञापन निकला और तुरंत आपने किसी से तलाक ले लिया और फॉर्म भर लिया, ऐसा नहीं होगा। ये सब डॉक्यूमेंटेड रूप में एकदम से तार्किक ढंग से होने चाहिए। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रख लीजिए। ऐसा किसी के साथ ना हो तो ज्यादा बेहतर है। बाकी ऊपर के तीनों आयु सीमा में छूटों को आपने अच्छे से देख लिया होगा। आगे बात करते हैं कि जो चयन प्रक्रिया है वो किस टाइप की है। बताया गया कि चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। मतलब कि एक एग्जाम कराया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। देखिए यहाँ पर है कि अगर संख्या हो जाती है या फिर आवश्यकता पड़ जाती है तो स्केलिंग प्रावधान होता है। ठीक है, मॉडरेशन की का प्रावधान होता है। नॉर्मलाइजेशन, इसको लेकर कितना बवाल हुआ था अन्य राज्यों में, आप लोगों ने देखा होगा। उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी हुआ था, तो राजस्थान में भी विज्ञापन में इस चीज को जोड़ दिया गया है। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये राजस्थान के विद्यार्थी अच्छे से समझ रहे होंगे। कई बार ये स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन कई लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, कई लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन इस पद्धति को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बताया है कि आवश्यकता पड़ने पर अपनाया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखिए कि इसका क्या हो सकता है आगे प्रभाव। संबंधित सेवा नियम के 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। तो चयन प्रक्रिया में बताया गया कि एक एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, और आवश्यकता पड़ेगा तो इस एग्जाम में स्केलिंग, मॉडरेशन और नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। परीक्षा कब होगी, किस महीने में होगी, इसके बारे में बताया गया कि समय के अनुसार बताया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आयोग बताता ही है। तुरंत विज्ञापन में कोई ऐसा डेट नहीं दिया जाता है कि आप निश्चित हो जाइए कि फले महीने में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पर बाद में बताया जाएगा कि कब एग्जाम होगा, कहाँ पर होगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में बताया जा रहा है कि वेबसाइट पर अलग से इसको जारी किया जाएगा। और हमने इसको सर्च किया तो 2024 में, इसके पहले भी एग्जाम हुआ था, तो उसका सिलेबस वहां पर अपलोड है। समय के अनुसार हम भी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रश्न कैसे रहेंगे, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, एमसीक्यू पैटर्न पर प्रश्न होंगे। ठीक है, आवेदन अवधि कब से शुरू हो रही है, 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी और 12 सितंबर 2025 तक ये चलेगी, रात 12 बजे तक। तो अभी पर्याप्त समय है। ठीक है, आप तब तक अपने जो भी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट है
उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जहाँ रिजल्ट नहीं आया है तो रिजल्ट निकालने का प्रेशर बनाइए और पूरा अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए ताकि इस अवसर का आप लाभ उठा पाए। और बाकी यहाँ पर दिया गया कि ऑनलाइन फॉर्म ही आपको भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय खासतौर से फोटो, सिग्नेचर और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब बहुत ही सचेत होकर भरना पड़ता है। कैटेगरी को सचेत होकर भरना पड़ता है, तभी आपको लाभ मिलेगा। और निश्चिंत तौर पे आप तैयारी करेंगे, आपके मन में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा, दुविधा नहीं होगी और खुले मन से आप तैयारी करेंगे। अगर फॉर्म भरते समय आप गलती करते हैं तो अंतिम समय तक आप परेशान रहते हैं। इसमें भी उत्तर प्रदेश की तरह ही ओटीआर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। तो ओटीआर में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ओटीआर क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसका नाम है। ठीक, और अलग अलग फीस है। अगर आप यूआर में है, ओबीसी में है, ठीक है, ईबीसी में है तो 600 रुपया लग रहा है। अगर आप SC ST में है, ठीक है, तो 400 रुपया है। EWS में भी है तो 400 रुपया है। अगर दिव्यांगजन है तो उसका भी 400 रुपया है। तो मोटे तौर पर दो ही तरीके की फीस है, 400 और 600। ठीक है, 600 और 400 ही फीस है। आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में है। तो फीस अपेक्षाकृत कम है, कई जगहों पर तो 2-2 हजार फीस है। ये भी सोचने वाली बात है। ठीक, अब यहाँ पर पूरी बातें बताई गई हैं जो कि नॉर्मली हर विज्ञापन में होते हैं। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है उसको आपको ध्यान में रखना है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। कहा गया कि द एग्जामिनेशन सेल कैरी 450 मार्क्स, यानी 450 नंबर का एग्जाम होगा। 2 पेपर होंगे। पेपर 1 150 नंबर का होगा, पेपर 2 300 नंबर का होगा। और बताया गया कि पेपर 1 जो है वो 1.5 घंटे का होगा और पेपर 2 जो है वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, तो लगभग 4.5 घंटे का ये आपका एग्जाम है और उतना ही मार्क्स भी है। 450 नंबर का 4.5 घंटे में आपको देना है और 450 प्रश्न भी रहेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक एक मिनट एक एक क्वेश्चन के लिए निर्धारित किए गए। क्वेश्चन दोनों जो होंगे वो एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित होंगे। निगेटिव मार्किंग है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि निगेटिव मार्किंग इसमें दी गई है। अगर आपके उत्तर गलत होते हैं तो 1/3 नंबर कटेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो 0.33 नंबर। अब वैसे कई जगहों पर आप देखते हैं 1/4 रहता है जिसको कि 0.25 कहा जाता है, लेकिन राजस्थान में 1/3 नंबर कटेंगे, 1/3 नंबर। ठीक है, ऐसा ही यूपीएससी इत्यादि के एग्जाम में भी होता है। तो आप देख लीजिए कि इस एग्जाम में निगेटिव भी है। आपको तैयारी करते समय जहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर अपने से भी अभ्यास कर रहे हैं तो देखिए कि आप कितने प्रश्नों में कितना गलत कर पा रहे हैं और कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह बताई गई कि जो दोनों पेपर होंगे, प्रत्येक पत्र यानी प्रश्न पत्र में आपको 40% लाना है। यानी कि फर्स्ट पेपर है तो उसमें भी 40% आपको लाना है। 150 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तो उसमें से आपको 40% लाना है। यानी कि लगभग देखा जाए तो कितना नंबर हो जाएगा, 60 नंबर के आसपास में लाना ही लाना है। ठीक है, 15 चौक, हाँ, 60 नंबर आपको लाना ही लाना है, तभी आप आगे जा सकते हैं। ठीक, दोनों पेपर में 40-40% लाना है, टोटल नहीं लाना है, दोनों पेपर में अलग अलग 40% लाना है। मान लीजिए आपने फर्स्ट पेपर में आपका पेपर बड़ा खराब गया, ठीक है, और सेकेंड पेपर बहुत अच्छा गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको आगे मौका दिया जाएगा। आपको फर्स्ट पेपर में भी 40% नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है, और सेकेंड पेपर में भी 40% नंबर लाना पड़ेगा। अगर 300 नंबर का है तो 120 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये अपने दिमाग में रख लीजिए, बहुत ही माइनर ये है। हाँ, यहाँ पर बताया गया कि प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स एज एबव शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5% फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पर एससी और एसटी के लिए 5% की छूट दी गई, यानी कि 35% उन लोगों को लाना है। तो यहाँ पर आपने स्कीम एंड सिलेबस को आपने देख लिया। सिलेबस पे हमने अभी चर्चा नहीं की है, लेकिन ध्यान में रखना है कि 450 नंबर का एग्जाम होगा, 150 नंबर का फर्स्ट पेपर होगा,
300 का सेकेंड पेपर होगा, ठीक है, 4.5 घंटे का पूरा एग्जाम होगा, एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग है, 1/3 नंबर निगेटिव मार्किंग है, और हर पेपर में 40-40% लाना जरूरी है। यदि आप राजस्थान से जुड़े हुए हैं, SC/ST में आते हैं, तो आपको 5% की छूट भी मिल सकती है, छूट मिलेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सिलेबस के बारे में हल्का सा बताया गया है, बस हल्का सा बताया गया है कि पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज रहेगा। सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे उसमें? हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। एक तो राजस्थान का इतिहास रहेगा, ठीक है, और फिर जो स्वाधीनता आंदोलन 1857 से लेकर 1947 तक जो भी इतिहास रहा है, इसको बढ़िया से आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से बहुत सारा सवाल आ जाएगा, आप देख लेंगे। और राजस्थान की हिस्ट्री काफी रिच रही है, बड़ी रही है। हमने चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की थी राजस्थान के लिए, तो हिस्ट्री पढ़ी थी, पूरा मैप से पढ़ा था, बढ़िया से पढ़ा था। लेकिन फिर भी काफी हार्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है, संभालना मुश्किल होता है राजस्थान के इतिहास को। फिर भी आप कोशिश कीजिए कि 40% से अधिक नंबर आप ला देंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा पार्ट इसी में दिया गया है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, स्टैटिक्स जो कि सेकेंडरी लेवल तक का रहेगा, 10वीं तक का या 12वीं तक का। मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। करंट अफेयर रहेगा, जिसमें कि राजस्थान का जो भी वित्त बजट है वहां से जरूर आप देखिएगा, जो भी बजट या फिर जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है उसको ध्यान दीजिएगा। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का इतिहास अगर अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो 20% तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर से आप संभाल लेंगे, रीजनिंग से संभाल लेंगे। आगे बताया गया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, तो इसके हिसाब से जो भी एक्ट बने 2009 का उसको देख लीजिए। फिर इसके बाद राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक व्यवस्था क्या रही है, ठीक है, उसका परिदृश्य क्या रहा है, इसको आप देख लीजिए। इसको देखने के लिए आप राजस्थान का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री वेबसाइट होगी वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, बहुत सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे। तो मोटे तौर पर हमने आपको पेपर 1 जनरल स्टडीज के बारे में बता दिया, और इसका सिलेबस भी अलग से अपलोड है वेबसाइट पर, हम उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी अपने दिमाग में इतनी बातों को रख लीजिए। अब बात करते हैं कि पेपर 2 सब्जेक्ट कंसर्न पेपर रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें क्या रहेगा? नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल। यहाँ पर कहा गया कि आपको अपने विषय के सेकेंडरी लेवल तक की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि 11वीं 12वीं की कुछ बुक्स जो भी लगे हुए हैं चैप्टर, उनको भी ध्यान में रखिए। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल, BA स्तर के जो भी सिलेबस में आपने पढ़ा था उसको भी आप ध्यान रखिए, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत कम जगहों पर इस तरीके के सिलेबस को बनाया जाता है कि 11वीं 12वीं का ध्यान रखना है, BA का भी ध्यान रखना है, MA का भी ध्यान रखना है। कई जगहों पर तो बस लिख दिया जाता है कि सब्जेक्ट हिंदी और विस्तृत अध्ययन, कई जगहों पर तो संक्षिप्त अध्ययन भी लिख दिया जाता है, लेकिन सवाल विस्तृत पूछा जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने थोड़ी सी क्लियरिटी की है, यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के विद्यार्थी तो इसको आराम से कर लेंगे, लेकिन जो आउटसाइडर, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या हम भी फॉर्म भर सकते हैं? आउटसाइडर लोग बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, और ये माना जाता है कि भारत एक संघ है, कहीं भी आप जा सकते हैं फॉर्म भर के, लेकिन आपको जनरल में क्वालिफाइड करना पड़ेगा। जो भी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा वो राजस्थान के विद्यार्थियों को मिलेगा, ठीक है। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर दूसरे राज्य के हैं तो UR कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको 11वीं 12वीं की कुछ जानकारी होनी चाहिए, BA की जानकारी होनी चाहिए, MA की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, यानी कि कुछ जो BEd आपने किया होगा उसका भी लाभ यहाँ पर आपको मिलेगा कि पेडागोजी से रिलेटेड जो भी है सिस्टम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में, कंप्यूटर और सूचना इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर आपने CTET का एग्जाम दिया होगा तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा इसको आपने पढ़ा होगा। तो इसके कुछ सवाल रहेंगे, 300 का ये पूरा रहेगा और ऊपर का 150 का रहेगा। तो ये मोटे तौर पर क्या रहा, आपके एग्जाम का पैटर्न रहा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और यही रहा, फिर बाद में और सब दिया गया है जो कि आपके काम का नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें लगा
कि राजस्थान के विद्यार्थी तो कंसंट्रेट होकर इसको पढ़ रहे होंगे, उनको भी यहाँ से बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी कि आखिरकार किस तरीके से तैयारी करना है। और जो आउटसाइडर हैं, जो फॉर्म भरना चाहते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, यूआर कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। 710 पोस्ट है, अलग अलग इसमें कैटेगरीज में बटा भी होगा, लेकिन एक मौका है, इस मौके का आप लाभ उठाइए। परीक्षाओं में शामिल होते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार एक जगह की तैयारी दूसरी जगह की परीक्षाओं की तैयारी में काम में आ जाती है और आप सक्सेस हो जाते हैं। तो कई बार देखने में आता है कि जितने भी स्टेट्स के विद्यार्थी होते हैं, अपने स्टेट्स में आउटसाइडर को आने से उतना खुश नहीं होते हैं। उनको लगता है कि अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि यही है, भारत में आप कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। कुछ सरकारें हैं जो कि डोमिसाइल और कुछ रिजर्वेशन में परिवर्तन करते रहते हैं, वो सब जानते हैं आप, राजनीतिक कारण होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको किसी भी विद्वेष या फिर द्वेष या फिर इस तरीके के भावना से ऊपर उठते हुए तैयारी करना अच्छे से और सबको मौका देना। जो भी अच्छा करेगा वो सेलेक्ट होगा, जो अच्छा नहीं करेगा वो सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वो नहीं है। हाँ, होम ग्राउंड यानी कि अपने स्टेट्स के विद्यार्थियों में थोड़ा सा प्रेशर होता है कि अच्छा परफॉर्मेंस करना है। वहां भी अलग अलग कैटेगरीज में विद्यार्थी बटे हुए हैं, सबको अपने अपने कैटेगरीज में भी कंपटीशन है, और फिर जो ओपन सीट है जिसको यूआर कहते हैं उसमें भी कंपटीशन है। तो कुल मिलाकर ये प्रतियोगी परीक्षा है, और जो मेहनत करेगा वो निश्चित तौर पर सक्सेस होगा, सफल होगा, ठीक है। तो खुले मन से आपको एकदम से तैयारी करना है और आराम से तैयारी कीजिए। सभी चीजों को हमने अपने स्तर पर समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको एक एक बिंदु समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बात करेंगे इसके सिलेबस के ऊपर और मूल किताबों के ऊपर कि आखिरकार कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे आप तो आपकी तैयारी मजबूत होगी। नॉर्मली आप उन किताबों को अपने पास रखे भी होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम उसको रिवाइज करेंगे, आपको उधर आपका ध्यान आकर्षित कराएंगे। तो बस इतना ही। आगे अगर कोई भी समस्या होगी या फिर चीजें नहीं समझ में आई होंगी तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके हिसाब से हम बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।